अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन प्रोसेस कॉस्टिंग के एरिया पे हो रही थी और उसमें हमने जो कुछ बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज या बल्कि कहना चाहिए फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर जो हमने कवर कर लिया था, तो उसके हिसाब से हमने कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस भी देखे। 3 क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस कर लिए, एक आपको असाइनमेंट में दे दिया। तो कोई इशू लास्ट लेक्चर्स तक जो हमारी बातें हुई, जो क्वेश्चंस हमने किए, उनमें से किसी क्वेश्चन में कोई हेल्प गाइडेंस चाहिए तो पूछिए। अच्छा, फिर अपनी डिस्कशन को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। कुछ 2-3 चीज़ें हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग में रह गई हैं, तो उनको भी सीखते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट है जी कॉस्ट ऑफ रीवर्क या रेक्टिफिकेशन कॉस्ट का। अभी तक हमने जो सवाल देखे हैं, लॉसेस का जो कॉन्सेप्ट था, हमने पढ़ा कि इंस्पेक्शन की जाती है और इंस्पेक्शन पे लॉस यूनिट्स आइडेंटिफाई होते हैं और फिर उन लॉस यूनिट्स को हम या डिस्पोज ऑफ कर देते हैं फॉर नो स्क्रैप वैल्यू, या बेच देते हैं फॉर स्क्रैप वैल्यू, या डिस्पोज ऑफ करते हैं विद डिस्पोजल कॉस्ट। नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है, सब में हमने एक कहानी डिस्कस की। लेकिन एक चौथी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है लॉस यूनिट्स के साथ, जिसमें वी में भी इन्फॉर्म्ड कि जो यूनिट्स खराब हुए हैं उनमें जो नुक्स है, उस नुक्स को बाय इनकरिंग सम एडिशनल कॉस्ट दुरुस्त भी किया जा सकता है। ये भी एक सिचुएशन एबनॉर्मल लॉस या लॉसेस के केस में राइज होती है। तो जब लॉसेस के केस में, बेटे नॉइस कहां से आ रहा है? उसको बंद कर दो बेटा। उसकी विंडो भी, ग्रिल भी बंद हुई हुई और फिर खराब है, इसका मतलब उसको प्रॉब्लम है। नहीं, उसको बता देना कोई कंप्लेंट है उसकी। अच्छा, अब इसमें जब हमारे लॉ इंस्पेक्शन हुई, लॉस यूनिट्स आए और हमें उस क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन कॉस्ट का जिक्र है या रीवर्क कॉस्ट का जिक्र है, तो इसका मतलब है रीवर्क कॉस्ट, रेक्टिफिकेशन से मुराद कॉस्ट दैट कैन बी इनकर्ड टू रेक्टिफाई द डैमेज या डिफेक्टिव यूनिट्स या लॉस यूनिट्स। अच्छा, इसकी अब इंप्लीकेशन क्या आएगी? मतलब हमने प्रोडक्शन शुरू की, इंस्पेक्शन स्टेज आई, इंस्पेक्शन हुई, डैमेज यूनिट्स अलहदा की हमने पहले। लेकिन क्या अब वो हमें डैमेज यूनिट्स स्क्रैप में बेचने हैं? इस केस में क्या अब हमें डैमेज यूनिट्स स्क्रैप में बेचने हैं? आंसर इज नो। उन डैमेज यूनिट्स को हमने दुरुस्त करके दोबारा फिनिश गुड्स में डालना है। तो पहली इंप्लीकेशन आती है कि जब आपके क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन कॉस्ट या रीवर्क कॉस्ट का जिक्र आ जाए, तो इस केस में आपका जितने यूनिट्स इनपुट होते हैं वो सारे के सारे फिनिश गुड्स आउटपुट में जाते हैं। प्रोसेस अकाउंट में लॉस यूनिट्स नाम की कोई चीज नहीं आएगी, क्योंकि आपका नुकसान अब होना ही नहीं है। हाँ, नुकसान क्या होगा? रीवर्क कॉस्ट का। अगर यूनिट खराब हो गए हैं तो आपके एडिशनल खर्चा लगेगा रीवर्क का, यूनिट्स अब आपके जाया नहीं होने। ठीक हो गया? तो हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग के रेफरेंस से जो एक चेंज आनी है कि अब हमारे प्रोसेस अकाउंट में लॉस यूनिट्स नाम की कोई चीज नहीं होगी। अब बात आ जाइए, हम रीवर्क कॉस्ट की बात करें कि भाई रीवर्क कॉस्ट तो होगी ना, तो रीवर्क कॉस्ट के साथ क्या सलूक होने हैं? तो भाई गाइडलाइन इज वेरी सिंपल। अगर नॉर्मल लॉस यूनिट्स हैं तो नॉर्मल लॉस की रीवर्क कॉस्ट प्रोसेस अकाउंट को डेबिट की जाएगी। जिस तरह हमने पहले पढ़ा था ना, नॉर्मल लॉस की डिस्पोजल प्रोसीड्स प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट की जाती है, नॉर्मल लॉस की डिस्पोजल कॉस्ट प्रोसेस अकाउंट को डेबिट की जाती है। इसी तरह नॉर्मल लॉस की रीवर्क कॉस्ट भी प्रोसेस अकाउंट को डेबिट की जाएगी। मैं फिर बता दूं, रीवर्क कॉस्ट रेक्टिफिकेशन कॉस्ट की इन्वॉल्वमेंट के साथ पहली चेंज आई कि अब प्रोसेस अकाउंट में लॉस यूनिट्स नहीं आने। जितने यूनिट्स इनपुट सारे के सारे आउटपुट हो जाएंगे, कोई लॉस यूनिट्स नहीं आएगा। दूसरी चीज, नॉर्मल लॉस यूनिट्स हम कैलकुलेट जरूर करेंगे। नॉर्मल लॉस यूनिट्स किस लिए कैलकुलेट करेंगे? ताकि हम रीवर्क कॉस्ट मेजर कर सकें। नॉर्मल लॉस यूनिट्स की रीवर्क कॉस्ट हमने प्रोसेस अकाउंट को डेबिट करनी है। क्रेडिट मटेरियल
वो मटेरियल की मद में खर्चा लगा है, वो लेबर की मद में लगा है, या कैश की मद में लगा है, डेबिट प्रोसेस अकाउंट, क्रेडिट कैश, जो भी सिनेरियो है, नॉर्मल लॉस का रीवर्क कॉस्ट जाएगा प्रोसेस अकाउंट को, और एबनॉर्मल लॉस अगर हुआ है तो उसका रीवर्क कॉस्ट जाएगा लॉस फ्रॉम एबनॉर्मल रीवर्क। मतलब ये सीधा आपका फिर अल्टीमेटली पीएनएल को चला जाता है, ठीक है। तो जो रीवर्क कॉस्ट है आपकी नॉर्मल लॉस की, वो आपकी प्रोसेस कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, क्योंकि जो अमाउंट प्रोसेस अकाउंट को डेबिट होगी वो प्रोसेस कॉस्ट का हिस्सा बन गया। लेकिन एबनॉर्मल लॉस का रीवर्क कभी प्रोसेस कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता। एबनॉर्मल लॉस रिलेटेड ना डिस्पोजल प्रोसीड्स प्रोसेस अकाउंट में जाती हैं, ना डिस्पोजल कॉस्ट प्रोसेस अकाउंट में जाएगी, ना उनकी रीवर्क कॉस्ट प्रोसेस अकाउंट में जाएगी। इनकी रीवर्क कॉस्ट भी सेपरेट अकाउंट में के थ्रू पीएनएल को चार्ज होगा। डेबिट लॉस फ्रॉम एबनॉर्मल रीवर्क मटेरियल अकाउंट एंड लेबर को क्रेडिट चला जाएगा। वट एवर द केस, इवन इन दोनों की जगह यहाँ पे हम कैश भी लिख सकते हैं, क्रेडिट कैश, डिपेंडिंग हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। एक छोटी सी एक्टिविटी है इलस्ट्रेशन 41। अच्छा बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट है रीवर्क का, टू माय मेमोरी ये अभी तक पास्ट पेपर में टेस्ट नहीं हुआ हुआ, तो इसलिए अगर आप किताब रेगुलरली नहीं पढ़े तो ये टॉपिक आपका रिवाइज नहीं हो पाएगा एग्जाम के लिए। सो रेगुलरली आपको किताब देखती रहनी है, नोट्स देखते रहने हैं, वहीं पे आपको ये रीवर्क कॉस्ट का कॉन्सेप्ट मिलेगा। इलस्ट्रेशन 41, रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड द रीवर्क कॉस्ट, प्रिपेयर अकाउंट फॉर द प्रोसेस ए। प्रोसेस ए का अकाउंट भी बनाइए और रीवर्क कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग एंट्रीज भी बनाइए। इनपुट टू प्रोसेस ए 1000 यूनिट्स एट टोटल इनपुट कॉस्ट ऑफ 50,000। ये इसमें टोटल इनपुट कॉस्ट आ गई, मटेरियल लेबर ओवरहेड सब शामिल है इसमें, क्योंकि टोटल इनपुट कॉस्ट आ गया। नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट, एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस ए 850, रेक्टिफिकेशन कॉस्ट ऑफ द लॉस्ट यूनिट्स 10 रुपीज। अच्छा जी, इनिशियली हमें जो बताया गया है कि भाई प्रोसेस में आपने डाल ले यूनिट्स 1000 रुपये, नॉर्मल लॉस तो आपका 10% होता है, आपकी इंस्पेक्शन हुई तो उसमें एक्चुअली आउटपुट निकली 850, इसका मतलब एक्चुअल लॉस 150, एक्चुअल लॉस 150 हो गया। लेकिन साथ ही में बता दिया गया रेक्टिफिकेशन कॉस्ट एग्जिस्ट करती, रेक्टिफिकेशन की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आप लॉस यूनिट्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो जनाब हमसे कहा गया है पहले अकाउंटिंग एंट्रीज बताइए। तो अकाउंटिंग एंट्रीज बताने के लिए हमें सबसे पहले रीवर्क कॉस्ट देखनी है, टोटल कितनी है, और उसमें से नॉर्मल लॉस का रीवर्क कितना है, नॉर्मल लॉस का रीवर्क कितना है, क्योंकि अकाउंटिंग एंट्री दोनों की फ़र्क है ना, हमने पढ़ा था। तो जनाब हम देखते हैं इस केस में इलस्ट्रेशन नंबर 41 में हमारा एक्चुअल लॉस 1000 माइनस 850, इट इज़ 150 यूनिट्स है। हमारा नॉर्मल लॉस 1000 का 10% 100 यूनिट्स है। इसका मतलब हमारा एबनॉर्मल लॉस 150 माइनस 150 यूनिट्स है। और इसके मुताबिक हमारी रीवर्क कॉस्ट नॉर्मल लॉस की 100 इंटू 10 रुपीज़ पर यूनिट 1000 की है, और एबनॉर्मल लॉस की रीवर्क कॉस्ट हमारी 50 इंटू 10 500 की है। हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जो नॉर्मल लॉस की रीवर्क कॉस्ट होती है वो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को डेबिट होती है, वर्क इन प्रोसेस को जाएगी 1000, और जो एबनॉर्मल लॉस की रीवर्क कॉस्ट होती है वो एक सेपरेट लॉस के अकाउंट में जाती है, रीवर्क कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स 500। और क्रेडिट हमें कुछ पता नहीं कि ये मटेरियल लगा, लेबर लगा, तो हम इसलिए कैश को डाल देते हैं, कैश कर लो, पेबल कह लो, वट एवर वे यू प्रेजेंट इट। 1500 रुपये का टोटल खर्चा हमारा लगा है, जिसमें से 1000 नॉर्मल लॉस की रीवर्क है, प्रोसेस को चली जाएगी, 500 नॉर्मल लॉस का रीवर्क है, ये चला जाएगा जनाब हमारा रीवर्क कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस को, और अल्टीमेटली फिर इसने पीएनएल को चार्ज हो जाना है।
तो काउंटिंग एंट्री जो हमारा पार्ट 1 था, ये तो उसकी सारी कहानी होगी कंप्लीट। पार्ट 1 की काउंटिंग एंट्रीज बनाने के लिए हमें पहले लॉस का एनालिसिस करना पड़ा, फिर रीवर्क कॉस्ट की कंप्यूटेशन करनी पड़ी, और फिर रीवर्क कॉस्ट की रिकॉर्डिंग कर दी हमने एज पर रिक्वायरमेंट। प्रिपेयर काउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड द रीवर्क कॉस्ट। मैं इसको एक एंट्री दिखाऊं, दो दिखाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। एनी क्वेश्चन? रीवर्क का एक सिंपल आसान कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग एंट्रीज हमने उसकी देखी। इसके पार्ट 2 में हमसे कहा गया प्रोसेस अकाउंट बनाओ जरा इसका, तो वही प्रोसेस अकाउंट भी बना के देख लेते हैं। प्रोसेस ए, हमारी इनपुट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड सब कुछ मिला के 1000 यूनिट्स 50,000 रुपये। डेबिट साइड पे क्वांटिटी में यूनिट्स भी आ गए, कॉस्ट भी आ गई। हमें वैसे तो कहा गया है एक्चुअल आउटपुट 850 है, लेकिन रेक्टिफिकेशन कॉस्ट का मतलब जो डैमेज यूनिट्स हैं उनको भी हम रेक्टिफाई करेंगे। तो इनपुट में अगर 1000 डाले हैं तो फिनिश गुड्स को भी 1000 ही जाएंगे। लेकिन ये वाली कॉस्ट जो है ये यहां पे हमें डालनी पड़ेगी कैश और पेबल से, जो हमने प्रोसेस अकाउंट को डेबिट डाली 1000 रुपये। तो अकॉर्डिंगली लॉस यूनिट्स तो यहाँ पे आनी नहीं है, क्वांटिटी साइड तो हमारी टैली होगी 1000 यूनिट्स के ऊपर, और इसका मतलब ये जो खर्चा लगा है सारे का सारा ये फिनिश गुड्स को चला जाएगा। हमें अलहदा से कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें तो कर भी सकते हैं, वो फार्मूला भी लिख देता हूँ आपके सामने, बट अदरवाइज ये है जी कहानी। और यहाँ पे अगर मैं कॉस्ट पर यूनिट लेना चाहूँ तो कॉस्ट पर यूनिट इज इनपुट प्रोसेस कॉस्ट प्लस रीवर्क कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड विद, इस केस में एक्सपेक्टेड का तो कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं, लॉस तो होता ही नहीं है, इस केस में टोटल आउटपुट। यहां पे हम एक्सपेक्टेड का वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि एक्सपेक्टेड का वर्ड, एक्सपेक्टेड होते हैं इनपुट माइनस एक्सपेक्टेड लॉस। अब यहाँ पे लॉस तो कुछ होना ही नहीं है, यहाँ पे तो सब कुछ एक्चुअली हो जाना है। तो जैसे इस केस में हमारी 50,000 प्रोसेस कॉस्ट है, 1000 रीवर्क कॉस्ट है, ओवर हमारी आउटपुट 1000 है, हमारी कॉस्ट पर यूनिट 51 है, 51 रुपीज इंटू 1000, 51,000। ये कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना चाहें तो ऐसे है, ना भी करते तो काउंट तो कंप्लीट हो ही गया था हमारा, क्योंकि जो डेबिट साइड पे वैल्यूज है क्रेडिट साइड पे भी वैल्यूज वही आनी है। जी, रीवर्क कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ये एक ही इलस्ट्रेशन है, इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए काफ़ी है। जैसे मैंने आपको कह दिया कि एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन 2-3 नंबर की एडजस्टमेंट ज़रूर आ सकती है रीवर्क कॉस्ट के ऊपर। दिस एग्जाम्पल शुड बी इनफ समझने के लिए रीवर्क कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को और उसकी ट्रीटमेंट्स को समझने के लिए। कोई बात समझ नहीं आई बेटा तो पूछिए। ये अलहदा अकाउंट से होते हुए P&L में चली जाएगी और ये वाली कॉस्ट वर्क इन प्रोसेस में आएगी और अल्टीमेटली कॉस्ट पर यूनिट की कंपटीशन में इस्तेमाल होगी। जितने यूनिट्स इनपुट उतने ही यूनिट्स आउटपुट में आएंगे। बेशक यहां पे मैं बताया गया कि हमारा 150 यूनिट का लॉस हो रहा है, लेकिन रेक्टिफिकेशन कॉस्ट का मतलब वो 150 यूनिट भी हम ठीक कर लेंगे। हाँ जी जनाब, एनी क्वेश्चन रीवर्क कॉस्ट के कॉन्सेप्ट के ऊपर और उसकी काउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर कोई सवाल?
अच्छा जी, प्रोसेस कॉस्टिंग में अब हमारा लास्ट एरिया जिस पे हमें पास में एग्जाम क्वेश्चंस आते रहे हैं, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। ये इंशाअल्लाह ट्रीटमेंट सीखेंगे और इसके बाद फिर हम पास पेपर क्वेश्चंस की काफ़ी लंबी लिस्ट है हमारे पास जो हम करेंगे। कुछ तो हम असाइनमेंट्स के मार्क हुए हुए हैं, लेकिन मज़ीद क्वेश्चन जो हमें एग्जाम में के करने हैं, 1 2 3 4 5 6, हम 2-3 सवाल पहले करके आए हैं, 6 सवाल मज़ीद करेंगे यहाँ पे हम एग्ज़ाम लेवल के इंशाअल्लाह, वंस वी आर डन विद जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोसेस कॉस्टिंग के फीचर्स जब हम पढ़े थे चैप्टर के स्टार्ट में, तो वहां पे हमने एक फीचर ये भी डिस्कस किया था कि कुछ बिजनेसेस, प्रोडक्शन प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जहां पे आप एक इनपुट डालते हैं और आउटपुट आपकी एक से ज्यादा मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। तो जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स में हम उसी मल्टीपल प्रोडक्ट्स के सिनेरियोज को ही डिस्कस करते हैं। एक कॉमन प्रोसेस से जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स निकल आए तो वो प्रोडक्ट्स जॉइंट या बाय प्रोडक्ट्स में से किसी कैटेगरी में फॉल करेंगी। वैसे तो हमें एग्जाम में बताया जाता है नॉर्मली कि भाई ये जो प्रोडक्ट निकली हैं ये जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, या ये जो प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा निकल आई हैं इनमें कोई बाय प्रोडक्ट्स भी है। जॉइंट और बाय प्रोडक्ट की पहचान जरूरी है कि जो प्रोडक्ट्स हमने प्रोसेस में डाली उससे जो मल्टीपल प्रोडक्ट निकल रही हैं वो जॉइंट या बाय हैं, क्योंकि दोनों की काउंटिंग ट्रीटमेंट फर्क होती है। जॉइंट प्रोडक्ट्स की काउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट है, बाय प्रोडक्ट्स की काउंटिंग ट्रीटमेंट फर्क डिफरेंट है, इसलिए उनकी पहचान जरूरी है। लेकिन हमारी जिंदगी आसान रहती है कि एग्जामिनर हमें बता देता है कि भाई ये जॉइंट है या बाय है, ताकि हम अपनी सिर्फ जो सिलेक्शन ऑफ द प्रोसीजर है उस पर फोकस करें। पर इन केस एग्जामिनर नहीं बताता तो हमें उनकी पहचान भी आनी चाहिए। तो हम पहले उनकी पहचान डिस्कस करते हैं। मैंने फिर कहा कि ये पहचान अभी तक एग्जामिनर ने हमसे आजमाया नहीं, हमें इस पहचान पे एग्जामिनर हमें बता देता है, लेकिन यू नेवर नो। मैं फिर जो बात कहता हूँ कि अगर किताब नहीं पढ़ोगे तो पहचान के असूल भूल जाओगे। आपको आदत पड़ जाएगी कि भाई एग्जामिनर बताएगा बाई जॉइंट तो हम चलेंगे, अगर नहीं बता पाएगा तो हम खुद फैसला नहीं कर सकते। तो मैं आपको जो शुरू से कहता रहा हूं कि किताब की जान आपने नहीं छोड़नी, पढ़ते रहना है, क्योंकि किताब पढ़ते रहते हो तभी आप किसी नए एरिया पे क्वेश्चन के लिए तैयार रहते हो, किसी नई ट्रीटमेंट पे क्वेश्चन सेट हो जाए उसके लिए तैयार रहते हो। प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। लेकिन अगर आप किताब नहीं पढ़े, सिर्फ पास पेपर क्वेश्चन ही करते रहे, तो जो पास पेपर में जिन एरियाज पे सवाल आए हैं, जिन एडजस्टमेंट पे सवाल आए हैं, आपके जहन में सिर्फ वही एडजस्टमेंट रह जाती हैं। तो ऑलवेज कीप रिवाइजिंग द बुक। दिस इज अनदर रीजन कि भाई हमें सवालों में ये चीज़ें लिखी नज़र नहीं आएंगी किसी, और हमें अगर एग्जाम में टेस्ट हो गया तो हम फंस जाएंगे। अच्छा, जॉइंट प्रोडक्ट्स की पहले पहचान कर लें। आपने इनपुट फीड की और मल्टीपल प्रोडक्ट निकल आए आउटपुट में। अब वो प्रोडक्ट्स जॉइंट हैं या उनमें कोई बाय प्रोडक्ट भी है। तो जॉइंट प्रोडक्ट्स वो होती हैं, अगर मैं जाऊं सिंपल, ये एक पॉइंट याद रख लो, अगर जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स निकली हैं हैविंग सफिशिएंटली हाई एंड सिमिलर सेल वैल्यू, तो वो जॉइंट प्रोडक्ट कहलाएंगी। जैसे ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री में, ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री में आप क्रूड ऑयल डालते हो तो आउटपुट्स में पेट्रोल भी निकलेगा, डीजल भी निकलेगा, केरोसिन ऑयल भी निकलेगा, और भी बहुत कुछ है। लेकिन ये 3 मेन प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो इन तीनों का रेट जो है वो आसपास है। तीनों का रेट तकरीबन आसपास है। इसका मतलब ये तीनों जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। तीनों की वैल्यू हाई है और आसपास है, तो ये तीनों जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन इसी प्रोसेस में एक और प्रोडक्ट भी निकलती है, दैट इज आई बिलीव टार। एक और प्रोडक्ट भी है, दैट इज पैराफिन। ये भी ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स हैं। मतलब इससे और भी मजीद होंगी, लेकिन हम 3 से 5 पे पहुंच गए। हमने कहा जी जो पहली 3 थी वो तो सब्सटेंशियली हाई और सिमिलर वैल्यू की हैं, ये 3 तो जॉइंट प्रोडक्ट कैटेगरी में जाएंगी। लेकिन जो 2 निकली है ना, टार एंड पैराफिन, इनकी वैल्यू एज कंपेयर टू मेन प्रोडक्ट्स पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब्सटेंशियली लो होती है। मतलब पेट्रोल अगर से 250 रुपए लीटर है तो मे भी टार 10 रुपए 20 रुपए लीटर होगी, पैराफिन 25 रुपए लीटर होगी। इतना फर्क होता है सब्सटेंशियली।
हाई एंड सब्सटेंशियली लो या नेग्लिजिबल या नॉमिनल वैल्यूज। तो जो प्रोडक्ट्स मल्टीपल निकली हैं अगर वो हाई वैल्यू हैं और आसपास की वैल्यू के हैं तो हम उनको मेन प्रोडक्ट्स या जॉइंट प्रोडक्ट्स कहेंगे। लेकिन वो प्रोडक्ट कुछ ऐसी निकली हैं जिनकी वैल्यू नेग्लिजिबल या नॉमिनल है तो हम उन प्रोडक्ट्स को बाय प्रोडक्ट्स कहेंगे। ठीक है, सो जॉइंट है, बाय है, जनरेट साइमल्टेनियसली होंगे, सिंगल प्रोसेस से होंगे, कॉमन इनपुट से होंगे। इनपुट एक है, प्रोसेस एक है, ठीक है, साइमल्टेनियसली जनरेट हो रही हैं। अगर सब्सटेंशियली हाई है वैल्यूज तो हम कहेंगे जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, और बाय प्रोडक्ट्स आर द प्रोडक्ट्स जॉइंटली प्रोड्यूस जॉइंटली अलोंग विद द मेन प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स। मेन प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स भी यहां पे कहा जा सकता है, हम इसको यहां पे एसपी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। एंड पोजेसेस फॉलोइंग फीचर्स, relatively minor in the quantity and the value, produce incidentally, not intended or desired in the manufacturing of the main product। बाय प्रोडक्ट की एक और जो फीचर हम कहते हैं कि दे आर प्रोड्यूस इंसिडेंटली, दे आर नॉट प्लान्ड, हम उनको प्लान करके प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑयल रिफाइनरी में बैठे हो, हमने कहा जी ऑयल रिफाइनरी की बाय प्रोडक्ट टार है, बट इट विल नेवर हैपन इन ऑयल रिफाइनरी कि एक सड़कें बनाने वाला ठेकेदार आए फैक्ट्री में और कहे जी मुझे 2000 टन टार चाहिए, आपके पास पड़ी हुई है? वो कहेगा जी नहीं, फैक्ट्री कहेगी जी नहीं मेरे पास टार नहीं है, तो बना दो। तो फैक्ट्री कभी टार बनाने के लिए ऑयल रिफाइनरी नहीं चलाती। ऑयल रिफाइनरी की जो एक बाय प्रोडक्ट है टार, वो पेट्रोल बनाने के लिए, डीजल बनाने के लिए फैक्ट्री चलाएंगे, उस दौरान अगर टार बन जाएगी तो बेच देंगे। मतलब कोई पेट्रोल पंप वाला उसके पास जाए कि जी मुझे 10,000 लीटर पेट्रोल चाहिए, वो बना के देंगे उसको। कोई पेट्रोल पंप वाला चाहे कि जी मुझे 25,000 लीटर डीजल चाहिए, बनाएंगे उसके लिए। लेकिन कोई सड़क वाला जाए कि जी मुझे 2,000 टन टार बना दो, वो नहीं बनाएंगे, कहेंगे जी वेट कर लो, जब पेट्रोल का ऑर्डर आएगा ना तो उसमें टार बनती है साथ, फिर दे देंगे तुम्हें। जैसे आई यूज्ड टू वर्क फॉर राइस इंडस्ट्री, 5 साल तकरीबन मैंने जॉब की अपने कैरियर के स्टार्ट में। तो वहां पे हमारी बाय प्रोडक्ट्स होती थी हस्क, दिस यूज्ड टू बी वन प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट हस्क क्या है? जो रॉ राइस के ऊपर छिलका होता है, दैट इज हस्क। हमारी एक और बाय प्रोडक्ट होती थी ब्राउन पाउडर। अगर आपको याद हो मैंने प्रोसेस बताया था कि ब्राउन राइस के ऊपर से लेयर उतरती है, उसको पॉलिश करके जो लेयर उतारते हैं रब करके उसमें पाउडर बन जाता है, वो लेयर पाउडर की शेप में उतरती है, उसको हम ब्राउन पाउडर कहते हैं, जो एनिमल फीड में इस्तेमाल होती है। अब मेरे पास कोई बंदा आए कि जी मुझे हस्क बना दो, तो मेरा जवाब होता था भाई हस्क हम बनाते नहीं हैं, हमारे पास चावल का ऑर्डर आएगा तो फिर हम प्रोडक्शन शुरू करेंगे, और जब हम चावल बनाएंगे तो साथ चावल के ऊपर से रॉ के ऊपर चावल के ऊपर से छिलका उतरता है, बन जाएगा। कोई मेरे पास एनिमल फीड वाला है कि मुझे ब्राउन पाउडर बना दो, तो मेरा जवाब था भाई हम पाउडर बनाते नहीं हैं, हम चावल बनाते हैं। चावल बनाने प्रोसेस के दौरान चावल को जब पॉलिश करते हैं उसके ग्रेन्स को, तो ऊपर से लेयर उतरती है, उससे पाउडर बनता है। तो जब हम चावल बनाएंगे अगर पाउडर बन गया, यकीनन बनेगा, तो वो आपको ऑफर कर देंगे फॉर सेल। सो दे आर नॉट प्लान्ड, दे आर इंसिडेंटल, दे आर नॉट इंटेंडेड। मैं ब्राउन पाउडर बनाने के लिए फैक्ट्री नहीं चलाता था, मैं चावल बनाने के लिए फैक्ट्री चलाता था। तो जनाब हमारे पास एक ही इंडस्ट्री में जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स इकट्ठी बन जाती हैं बाज का। जैसे राइस इंडस्ट्री में पेट्रोलियम को डिस्कस कर लिया, राइस को हमने डिस्कस किया। इसी तरह सोप इंडस्ट्री में भी सोप आपकी मेन प्रोडक्ट होती है और ग्लिसरीन आपकी बाय प्रोडक्ट होती है। ठीक है, सो सबसे पहला काम जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स में इनकी पहचान का होता है कि हमें एक प्रोसेस से मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल रही हों, तो उन प्रोडक्ट्स को पहचानना ज़रूरी है कि ये जॉइंट है या बाय हैं। पहचानने की जिम्मेदारी हमें दी जाए तो हमने फीचर्स डिस्कस कर लिए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि नॉर्मली एग्जामिनर ये जिम्मेदारी हमें देता नहीं है, हमें क्वेश्चन में खुद बता देता है कि भी हमने ABC 3 प्रोडक्ट्स बनी हैं जिनमें A और B जॉइंट हैं और C जो है वो बाय प्रोडक्ट है। एग्जामिनर हमें क्वेश्चन में खुद बता देगा। हमारा काम है भी, हमें जब पता लग जाए जॉइंट प्रोडक्ट्स का बाय प्रोडक्ट्स का, तो हमें उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के प्रोसेस कॉस्टिंग में असूल आने चाहिए और उसके मुताबिक अकाउंटिंग एंट्रीज और प्रोसेस अकाउंट बनाना हमें आना चाहिए। तो हम पहले डिस्कस करेंगे जॉइंट प्रोडक्ट्स को
फिर हम बात करेंगे बाय प्रोडक्ट्स की। फिर जब सवाल करेंगे तो सवाल हम मिक्स करके भी देखेंगे कि एक ही सवाल में जॉइंट और बाय इकट्ठे आ जाएं तो क्या करना है। लेकिन पहले हम सिर्फ जॉइंट प्रोडक्ट की बात करने जा रहे हैं कि भाई हमने नो बाय प्रोडक्ट्स, सिर्फ जॉइंट प्रोडक्ट्स, मतलब हमने प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल डाला और जॉइंट प्रोडक्ट्स हमें सिर्फ मिली, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है। तो व्हाट इज द चैलेंज एंड हाउ टू कोप अप विद दैट। जॉइंट प्रोडक्ट्स में हमारे पास प्रोसेस कॉस्टिंग के रेफरेंस से क्या चैलेंज है और उससे कोप अप कैसे करने हैं, हम इस पे बात करने जा रहे हैं जी। हम एक प्रोसेस अकाउंट पे ज़रा नज़र डालते हैं और जॉइंट प्रोडक्ट के मसले को आइडेंटिफाई करके उसको हल करने की कोशिश करते हैं। लेट्स अज्यूम हमने एक प्रोसेस स्टार्ट किया जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स की मद में हमने 1 लाख रुपए का खर्चा लगाया और हमने इसमें से 1000 यूनिट्स फीड किए इनपुट के। जॉइंट प्रोडक्ट्स की कहानी क्या है कि भाई इनपुट हम कर रहे हैं एक क्वांटिटी और हमें आउटपुट जो मिल रही है वो मल्टीपल मिल जाती हैं। लेट्स अज्यूम फॉर द टाइम बीइंग हम समझते हैं 2 आउटपुट आ गई, ये आगे 600 यूनिट्स और ये आगे 400 यूनिट्स। अभी हम लॉसेस को भी ज़रा साइड पर रखते हैं, आगे चल के सब कुछ भी आपको पता है आ ही जाने होते हैं सब कुछ। तो फिलहाल हम सिर्फ जॉइंट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं। लॉसेस आएंगे तो वो हम देख लेंगे, अब नॉर्मल लॉस गेन सब कुछ आता है, हम डील करना वो भी सीख लेंगे। बट फिलहाल हम जॉइंट प्रोडक्ट के रेफरेंस से बात करें। अच्छा जी, इससे पहले हम जब प्रोसेस अकाउंट करते रहे, इनपुट डालते थे 1000 यूनिट्स, हमें आउटपुट मिलती थी एक प्रोडक्ट की। हम आसानी से उसकी कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते थे। हमने फार्मूलाज डिफरेंट सीखे थे कॉस्ट पर यूनिट के, नो स्क्रैप वैल्यू, विद स्क्रैप वैल्यू, डिस्पोजल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट निकालते थे और फिनिश गुड्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट्स, प्रोसेस अकाउंट तकरीबन खत्म हो जाता था। अब इशू क्या आ गया, जॉइंट प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट्स तो 2 हो गई, तो दोनों की कॉस्ट पर यूनिट मे नॉट बी द सेम। बेसिकली ये खर्चा पहले क्या होता था, इस खर्चे के नतीजे में एक प्रोडक्ट बनती थी तो सारा खर्चा उस प्रोडक्ट को डाल जाता था। अब इस खर्चे के नतीजे में प्रोडक्ट बन गई है 2। चैलेंज क्या है कि इस खर्चे को अब हमने इन 2 में तकसीम करना है, क्योंकि ये जो कॉस्ट है इन 2 प्रोडक्ट्स को बनाने पे लगी है, ये कहलाती है जॉइंट कॉस्ट, क्योंकि अब प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा बन गई ना। तो दिस इज कॉल्ड जॉइंट कॉस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स एंड द चैलेंज इन जॉइंट प्रोडक्ट्स इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट अमंग्स द जॉइंट प्रोडक्ट्स। क्या हम जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट्स में कैसे तकसीम करें, किस बेसिस पे तकसीम करें। अच्छा, यहां पे अब हमारे पास 3 पॉसिबल ऑप्शंस होती हैं, 3 पॉसिबल पॉलिसीज हैं जिनको कंपनी अडॉप्ट कर सकती है। और हमें जो सवाल आएगा उन तीनों में से किसी एक पॉलिसी पे होगा और क्वेश्चन में वो पॉलिसी बताई जाएगी कि हमें कहा जाएगा जी कंपनी जॉइंट प्रोडक्ट्स बना रही है और कंपनी जॉइंट प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के लिए पॉलिसी नंबर 1 फॉलो कर रही है या 2 फॉलो कर रही है या 3 फॉलो कर रही है। हमें इन तीनों पॉलिसीज के मुताबिक प्रोसेस अकाउंट बनाना सीखना है। इट्स अ वेरी सिंपल टास्क, कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान है, 5-7 मिनट की एक्टिविटी है जिसमें हम तीनों मेथड्स के तहत प्रोसेस अकाउंट बनाना सीखते हैं। सबसे पहला पॉलिसी, क्वेश्चन में फिर बता दूं, क्वेश्चन में पॉलिसी हमें दी जाएगी कि भाई इस पॉलिसी के तहत अकाउंट बनाओ। तो लेट्स अज्यूम हमें बताया गया ये पॉलिसी है, हमें इसके तहत अकाउंट बनाने हैं। यूनिट्स, जॉइंट कॉस्ट को तकसीम कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। पॉलिसी नंबर 1, कंपनी की पॉलिसी है यूनिट प्रोड्यूस की बेसिस पे जॉइंट कॉस्ट को तकसीम करना।
यूनिट प्रोड्यूस की बेसिस पे कॉस्ट को तकसीम करने का मतलब है इस कॉस्ट ने इन प्रोडक्ट्स में तकसीम होना है किस रेशो में? यूनिट प्रोड्यूस की रेशो। तो जनाब अगर हम यहां पे वर्किंग वन के रेफरेंस से बात करें तो वर्किंग वन के रेफरेंस से ए का हिस्सा इन जॉइंट कॉस्ट विल बी टोटल कॉस्ट 1 लाख, टोटल प्रोडक्शन 1000 और ए का हिस्सा 600 60,000 और बी का हिस्सा जॉइंट कॉस्ट में 1 लाख बटा 1000 इंटू 400 40,000। अच्छा इस वर्किंग को ये तो रेशो में तकसीम हो गया ना, आप देखना चाहो तो ये रेशो में तकसीम हो रहा है, लेकिन इसको एक और अंदाज से देखना चाहो तो ये इनपुट कॉस्ट है, ये टोटल आउटपुट है। दिस इज गिविंग यू कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? ₹10 10 है 100 है 100 ₹100 ये आपको कॉस्ट पर यूनिट दे रहा है। तो 100 इंटू 600 60,000, 100 इंटू 400 40,000। तो यहां से इसको एक और अंदाज से देखने वाली बात जो है कि जब आपको कहा जा रहा है जॉइंट कॉस्ट को यूनिट प्रोड्यूस की बेसिस में तकसीम करो, इसका मतलब है कि योर कॉस्ट पर यूनिट फॉर ऑल द प्रोडक्ट इज सेम। जब आपको कहा जा रहा है यूनिट्स प्रोड्यूस की बेसिस पे जॉइंट कॉस्ट को तकसीम कर दो, इसका दूसरा मतलब यह है कि तमाम प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट सेम है। आप टोटल इनपुट कॉस्ट डिवाइडेड विद टोटल आउटपुट करो, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करो इससे, कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करो इससे। एक बार कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लो, उसको इससे ज़रब दे दो, उसको इससे ज़रब दे दो, या इस तरह प्रेजेंट कर दो, जैसे मर्जी करो, एक ही बात है। सो दिस इज पॉलिसी नंबर 1। तो वर्किंग नंबर 1 से हम पॉलिसी नंबर 1 के तहत चलें। 60,000 40,000 लीजिए जी, ये प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट हो गया हमारा। यूनिट्स तो ऑलरेडी हमारे पूरे थे, 1000 1000, ये कॉस्ट भी हमारी कंप्लीट होगी 1 लाख 1 लाख। हमने जॉइंट प्रोडक्ट्स को डील किया, जॉइंट प्रोडक्ट्स को डील किया पॉलिसी नंबर 1 के तहत। जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट प्रोडक्ट में चैलेंज होता है कि इनपुट कॉस्ट जॉइंट कॉस्ट होती है मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। चैलेंज है इनपुट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट्स में तकसीम करना। तकसीम करने के लिए पॉलिसी नंबर 1 यूनिट प्रोड्यूस की बेसिस पे तकसीम कर दो, और यूनिट प्रोड्यूस की बेसिस पे तकसीम करने में याद रखना है कि तमाम प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें होती हैं, कहीं ना कहीं एग्जामिनल क्वेश्चन में ये टेस्ट हो जाती हैं कि जॉइंट प्रोडक्ट में हो सकता है आपको एग्जाम में सवाल दे दे जिसमें एक जॉइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट दे दे और दूसरी की मिसिंग कर दे। तो आपको पता होना चाहिए भाई दूसरे की भी सेम होती है, भाई तीसरे की भी सेम होती है अगर 3 प्रोडक्ट बन रही हैं। इस पॉलिसी के तहत जॉइंट प्रोडक्ट्स की कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है। जी एनी क्वेश्चन? पॉलिसी नंबर 1। अच्छा जी, पॉलिसी नंबर 2 सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट की रेशियो में कॉस्ट को तकसीम कीजिए। एट टाइम जो हमारी प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, जैसे ऑयल रिफाइनरी की बात करें, ऑयल रिफाइनरी में तो पेट्रोल डीजल कैरोसिन ऑयल बन रहा है, इनकी प्राइस पर यूनिट तो करीब करीब है ना। आजकल कितने का चल रहा है पेट्रोल? 260 के करीब है। तो पेट्रोल डीजल कैरोसिन ऑयल इन तीनों की प्राइसेस करीब करीब है। तो प्राइसेस करीब करीब है तो कॉस्ट भी अगर सेम हो जाएगी तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि लॉजिकली स्पीकिंग अगर प्राइसेस करीब करीब, सेलिंग प्राइसेस करीब करीब हैं या सेम कह सकते हैं हम, तो कॉस्ट भी सेम होने में हर्ज कोई नहीं है। तो वहां पे तो ये पॉलिसी चल जाएगी।
लेकिन राइस इंडस्ट्री में आ जाए, मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता था वहां पे हम बाय प्रोडक्ट तो बनाते थे, उनको तो छोड़ दो, लेकिन राइस भी 2 या 3 ग्रेड का बनाते थे। एक लॉन्ग ग्रेन राइस होता था, एक शॉर्ट ग्रेन राइस होता था। लेट्स अज्यूम 2 ग्रेड का राइस होता था, एक लॉन्ग ग्रेन होता था, एक शॉर्ट ग्रेन होता था। लॉन्ग ग्रेन हम एक्सपोर्ट करते थे क्योंकि हमारा क्लाइंट कहता था मुझे राइस की लेंथ इतने mm चाहिए, तो हमें उसको ग्रेडर्स में से, छाननियों में से मैयर करके लॉन्ग ग्रेन निकालना पड़ता था और शॉर्ट ग्रेन हम नीचे ड्रॉप कर देते थे। शॉर्ट ग्रेन हम लोकल बेचते थे। अब जो मेरा लॉन्ग ग्रेन राइस है वो मेरा बिकता था से आज के हिसाब से देखे तो 500 रुपए किलो, और जो शॉर्ट ग्रेन राइस है वो मेरा बिकता था से आज के हिसाब से 250 रुपए किलो। अब नॉमिनल तो यह 250 रुपए किलो भी नॉमिनल तो नहीं है ना, इसको हम बाय प्रोडक्ट तो नहीं कह सकते। बाय प्रोडक्ट तो मेरा हस्क है कि चावल 500 रुपए 250 रुपए, हस्क 10 रुपए किलो। चावल 500 रुपए 250 रुपए किलो, हस्क और पाउडर 20 रुपए किलो, वो नॉमिनल है। हम 250 के मुकाबले में 500 रुपए किलो को नॉमिनल नहीं कह सकते, कम तो कह सकते हैं, नॉमिनल नहीं कह सकते। सो मेन राइस, लॉन्ग ग्रेन राइस और शॉर्ट ग्रेन राइस ये जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। अब क्या इन दोनों की कॉस्ट, एक चीज 500 रुपए किलो बिक रही है, एक चीज 250 रुपए किलो बिक रही है, इन दोनों की कॉस्ट सेम रखना, डज इट मेक सेंस? इट डज नॉट मेक सेंस। कि भैया प्राइसेस में इतना फर्क है तो इनकी कॉस्ट भी सेम नहीं होनी चाहिए ना। तो इसका मतलब ऐसी बिजनेसेस में ये वाली पॉलिसी काम नहीं करेगी। तो ऑयल रिफाइनरी में तो ये काम कर जाएगी क्योंकि वहां पे जो प्रोडक्ट्स निकल रही है ना मेन, उनकी प्राइसेस आसपास हैं। लेकिन राइस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स निकल रही हैं उनकी प्राइसेस आसपास नहीं है। तो जब प्राइसेस आसपास हैं तो कॉस्ट भी सेम हो जाए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन जब प्राइसेस आसपास नहीं है, एक 500 रुपए किलो बिकता है चावल और एक चावल 250 रुपए किलो बिकता है, तो इनकी कॉस्ट भी सेम नहीं होनी चाहिए, लॉजिकली बेहतर नहीं है। तो वहां पे पॉलिसी चलती है ये वाली, ये सूटेबल पॉलिसी है। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट को पहले समझ लें। स्प्लिट ऑफ पॉइंट से मुराद है वो प्रोसेस जहां पे प्रोडक्ट्स अलहदा अलहदा हो गई। जैसे हम ऑयल रिफाइनरी की बात करें तो ऑयल रिफाइनरी में ऐसा नहीं होता कि आपने एक ये कंटेनर में जैसे क्रूड ऑयल डाला और दूसरे से 4 पाइप लगे हैं, वहां से चीजें निकल आए। आप पहले मशीन एक प्लांट में इनपुट करोगे, उसमें कुछ केमिकल ऐड करोगे, उसको प्रोसेस करोगे, फिर वहां से निकल के वो दूसरे प्रोसेस में जाएगा केमिकल, क्रूड ऑयल, वहां पे मजीद कुछ केमिकल ऐड किए जाएंगे, कुछ मजीद प्रोसेस किए जाएंगे, फिर में भी तीसरे में जाएगा, तीसरे में आके वहां पे शायद फिर अलहदा प्रोडक्ट्स होती हैं। तो हम कहेंगे स्प्लिट ऑफ पॉइंट कौन सा हुआ? प्रोसेस नंबर 3। स्प्लिट ऑफ पॉइंट से मुराद है वो प्रोसेस जिसके एंड पे प्रोडक्ट्स अलहदा अलहदा हो जाए। स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज अ प्रोसेस एट द एंड ऑफ विच जॉइंट प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड। तो जहां पे जॉइंट प्रोडक्ट, जिस प्रोसेस के एंड पे जॉइंट प्रोडक्ट सेपरेट हो रही हैं, वहीं पे ही जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग का मसला अराइज होगा ना। जब तक जॉइंट प्रोडक्ट सेपरेट नहीं हो रही, प्रोसेस 1 में इनपुट किया, प्रोसेस 1 से आउटपुट प्रोसेस 1 2 में जा रही हैं, तो सबकी सब इकट्ठी ही जा रही है ना, उसमें हमें कॉस्ट को तकसीम करने का मसला तो है नहीं। कॉस्ट तकसीम करने का मसला आता ही वहां पे है जहां पे प्रोडक्ट्स अलहदा अलहदा हो जाएं, मतलब वो प्रोसेस जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट जिसमें आए। जैसे ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट आ गया ऑयल रिफाइनरी में, प्रोसेस 3 में स्प्लिट ऑफ पॉइंट आ रहा है, तो प्रोसेस 3 का अकाउंट जब बनाओगे तो वहां पे इशू आएगा कि जॉइंट कॉस्ट को तकसीम करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स में। तो जनाब पॉलिसी नंबर 2, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। यहां पे तो जो कीजिएगा, वर्ड सेल वैल्यू है, सेल प्राइस नहीं है। वैल्यू और प्राइस में क्या फर्क होता है? प्राइस पर यूनिट होती है और वैल्यू तमाम यूनिट्स इनटू प्राइस। प्राइस इज पर यूनिट एंड वैल्यू इज यूनिट्स इनटू प्राइस, दैट इज वैल्यू। तो जनाब सेल वैल्यू के बेसिस पे तकसीम करना है, तो हम यहां पे अज्यूम करते हैं वर्किंग 2, इसी का केस बनाएं। हम वर्किंग 2 बनाते हैं कि अगर हमें सेल वैल्यू के बेसिस दी जाए, वर्किंग 2 में लेट्स अज्यूम हमें बताई गई है प्राइस पर यूनिट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट प्राइस पर यूनिट हमारी है ए की 200 रुपए और बी की 120 रुपए। अब वर्किंग 1 को भूल जाओ, हमने कहा जी हमें पॉलिसी दी गई है
कि आपने जॉइंट कॉस्ट को तकसीम करना है सेल वैल्यू की बेसिस पे जॉइंट प्रोडक्ट्स में, और सेल वैल्यू की डिटर्मिनेशन के लिए मुझे ए और बी की प्राइस दे दी गई है। तो मैं इस प्राइस से पहले बनाऊंगा सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ए के कितने यूनिट्स मिले हैं? 600 इंटू प्राइस 200, 1,20,000, और बी के यूनिट बने हैं हमारे 400 इंटू 120, 48,000, टोटल है 168,000। लीजिए जी, अब हमसे कहा गया है जॉइंट कॉस्ट को आपने सेल वैल्यू की रेशो में तकसीम करना है। तो ये है जनाब वैल्यू की रेशो 120/168 एंड 48/168। ये बनी ना सेल वैल्यू की रेशो। 3 जीरो वहां से काट देते हैं हम रेशो के लिए। तो जनाब इसको हम यहां से अगर आगे लेके चलें, इस वर्किंग को यहां पे मैं ले आता हूं। तो वर्किंग 2 हम बना रहे हैं, तो वर्किंग 2 की कंटिन्यूएशन है ये हमारे पास। इसमें ए का हिस्सा 120/168 इंटू जॉइंट कॉस्ट 100,000 है, और बी का हिस्सा 48/168 इंटू जॉइंट कॉस्ट 100,000 है। तो बताइए जनाब ए कैसे? 70,000, 30,000। लीजिए जी, वर्किंग नंबर 2 के मुताबिक 70,000 एंड 30,000, प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट हो गया। 100,000। सो पॉलिसी नंबर 1, यूनिट बेसिस पे जॉइंट कॉस्ट को तकसीम किया जाए। पॉलिसी नंबर 2, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ की बेसिस पे जॉइंट कॉस्ट को तकसीम किया जाए। जी एनी क्वेश्चन? कोई इशू इस वर्किंग 2 में जो यहां से हमने शुरू की थी और यहां पे आके ख़त्म की हमने? वर्किंग 2 में कोई मसला जनाब? हमें प्राइस पर यूनिट बताई गई है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, तो हमने प्राइस पर यूनिट से जो यूनिट बनाए उनकी वैल्यू निकाल ली, सेल वैल्यू ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, और फिर सेल वैल्यू के रेशियो में हमने जॉइंट कॉस्ट 1 लाख थी उसको तकसीम कर दिया। पॉलिसी नंबर 2, सॉरी बेटा ये ठीक नहीं आ रही, तो बताओ भाई सही क्या बता दो। 7,428 572। लीजिए जी, 7,1,428 and 2,8,572। जी एनी क्वेश्चन? सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट की बेसिस पे जॉइंट कॉस्ट को तकसीम करना। अच्छा जी, वैसे तो मेन तो यही 2 पॉलिसीज हैं। तीसरी जो पॉलिसी है ना वो इसी सेल वैल्यू बेसिस की ही अल्टरनेटिव है, और ये सूरत में आप इस्तेमाल करते हैं जब जॉइंट प्रोडक्ट्स आर नॉट सेलेबल इमीडिएटली आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट एंड रिक्वायर्स फर्दर प्रोसेसिंग। ऐसा भी तो होता है ना, कभी प्रोडक्ट अलहदा तो हो गई हैं लेकिन फौरन सेलेबल नहीं है। प्रोडक्ट ए पे भी थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा फिर बिकेगी, बी पे भी थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा फिर बिकेगी। तो जब प्रोडक्ट्स स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेलेबल ना हो, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बिकती हैं, तो फिर हम एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ एस्टिमेट कर लेते हैं। एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या होगा? फाइनल सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ। एनआरवी
एट स्प्लिट ऑफ फाइनल सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट स्प्लिट ऑफ के बाद, तो ये आपकी एस्टिमेटेड सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ आ जाती है। जैसे इसी केस में हम इसको भी अब बाईपास कर दें, हमें वर्किंग 3 पे हम जाते हैं। हमें क्वेश्चन में बताया जाए, कहानी वर्किंग 3 के लिए कुछ ऐसे सुनाई जाए कि ए एंड बी आर नॉट सेलेबल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट and will require further processing at a cost of rupees 50 and rupees 20 respectively, after which sale price after further processing, sale prices will be A 300 और B 220। अब हमें यहां पे बताया गया है कि भाई ए और बी सेलेबल नहीं है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, फर्दर प्रोसेसिंग की जाएगी स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद, फिर बिकेंगे इस वैल्यू पे। तो हमने कहा जी इस केस में फिर हम एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ निकालते हैं। अब यहां पे सेल वैल्यू नहीं निकलेगी अब, क्योंकि स्प्लिट ऑफ हमने तो सेल वैल्यू लेनी थी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे। अब स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल वैल्यू है ही नहीं, ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट से बहुत आगे जाके कहीं सेल वैल्यू आ रही है, तो फिर हम एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ निकालते हैं। और एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ कैसे रहेगी, तो मैं उसकी वर्किंग करके यहीं पे शो करूं, फाइनल सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फाइनल सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ये एनआरवी पर यूनिट है, एनआरवी पर यूनिट है, बट हमें तो टोटल यूनिट्स की एनआरवी चाहिए ना। तो बताइए ए की एनआरवी क्या बनी, 250 इंटू 600 1,50,000 और 200 इंटू 80,000, तो टोटल बन गया 2,30,000। यहां से रेशो उठा लो, अब ये आपकी रेशो आ गई जनाब 150, बल्कि 150 क्या 15 एंड 18, 15 एंड 8, ठीक है जी, 15 एंड 8 ये रेशो आ गया आपके पास। तो इस रेशो में आप जॉइंट कॉस्ट को आप तकसीम कर सकते हैं ए और बी में। ए और बी में जॉइंट कॉस्ट, ए की कॉस्ट है 15/23 और बी की कॉस्ट है 8/23 इंटू 100,000 इंटू 100,000, तो ए का हिस्सा कितना आया 217 और बी का हिस्सा 783, 34783, राउंड ऑफ करें तो यही फिगर बनती नजर आ रही है। तो तीसरा केस 65,217 एंड 34783 और लीजिए जी 100,000। जॉइंट कॉस्ट के 3 सिनेरियोज हमने डिस्कस किए, वर्किंग 1, 2, 3 तीनों से मैंने आपको यहां पे ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। एग्जाम में हमें जॉइंट प्रोडक्ट्स के लिए कंपनी क्या पॉलिसी फॉलो करी है बताया जाएगा कि कंपनी यूनिट बेसिस पे जॉइंट कॉस्ट को तकसीम करती है या कंपनी सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट की बेसिस पे तकसीम करती है कॉस्ट को, या कंपनी एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट उसकी बेसिस पे जॉइंट कॉस्ट को तकसीम करती है। तो ये नहायत ही आसान वर्किंग रहती है। जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट में तकसीम करना इज़ नॉट अ बिग चैलेंज। इसमें थोड़ा सा चैलेंज बढ़ जाता है जब यहीं पे लॉसेस भी आ जाएं, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस, जब यहीं पे एक ही सवाल में बाय प्रोडक्ट्स भी साथ शामिल हो जाए। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही होते हैं जिसमें जॉइंट प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स, लॉसेस एंड गेन सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि सवाल में।
ठीक हो गया, तो वो हमारे लिए ज़रा चैलेंजिंग बन जाता है। बट इंडिविजुअली कॉन्सेप्ट्स को समझें तो जॉइंट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट इतना ही है जितना मैंने बता दिया। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यहां तक? अच्छा, एक छोटी सी इलस्ट्रेशन 42 में जो बातें हैं ना, वो सारी मैंने आपको यहाँ पे करा दी। तो ये आप समझिए, ये आपके होम असाइनमेंट है। ये आप समझिए मैंने इलस्ट्रेशन 42 ही आपको करवाई है नए डाटा के साथ। जो इलस्ट्रेशन 43 है ना, ये आपकी एक क्लास एक्टिविटी है छोटी सी। आ जाइए ज़रा इलस्ट्रेशन 43 पे। लीजिए जी, इलस्ट्रेशन 43 है। तो इसमें रिक्वायरमेंट है एलोकेट जॉइंट कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी अंडर द फॉलोइंग टू अल्टरनेटिव मेथड्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ सेल वैल्यू एट स्क्वेयर ऑफ पॉइंट। हम इसको थोड़ा फर्दर ले जाते हैं। उसने कहा तो नहीं, लेकिन आप प्रोसेस अकाउंट बना के मुझे दिखा दीजिए, ठीक है? आप प्रोसेस अकाउंट बनाइए इन दोनों पॉलिसीज के तहत जॉइंट कॉस्ट को तकसीम करने के लिए। और प्रोसेस अकाउंट बनाने का तरीका क्या रहेगा कि यहाँ पे आप वैल्यू के 2 कॉलम बना देंगे। मैंने तो यहाँ 3 बनाए थे ना, तो आपको यहाँ 2 कॉलम बनाने हैं वैल्यू के। तो इस तरह प्रोसेस अकाउंट बनाइए। जरा क्वेश्चन पढ़िए इलस्ट्रेशन 43 और प्रोसेस अकाउंट बनाइए जिसमें क्रेडिट साइड पे वैल्यू के 2 कॉलम आ जाएंगे दोनों पॉलिसीज के तहत, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2।
जी जनाब, पार्ट ए में फिनिश गुड ए की कॉस्ट कितनी बनी जी? 30,000 और ये बनी 36,000 और पार्ट बी में 39,000 एंड 27,000, ये बनी 66,000। लीजिए जी, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी कैलकुलेशन में कोई हेल्प चाहिए तो पूछिए। ये प्रोसेस अकाउंट दोनों सिनेरियोज में हमने बनाया। वर्किंग वन के कॉलम के नीचे जो फिगर आ रही है यूनिट बेसिस पे अगर कॉस्ट तकसीम करें, और वर्किंग टू के नीचे जो वैल्यूज आ रही हैं अगर सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ की बेसिस पे हम कॉस्ट को तकसीम करें। जी, किसी स्टूडेंट को कोई हेल्प चाहिए यहाँ पे तो पूछिए जनाब। जॉइंट प्रोडक्ट्स पे डिस्कशन हमने कंप्लीट कर ली है। जी, एनी क्वेश्चन? बेटा, किसी बच्चे को कोई हेल्प चाहिए, कोई सवाल पूछना चाहते हैं इस कैलकुलेशन में, पूछ लीजिए। अच्छा, ये अब आइए बाय प्रोडक्ट्स पे। अच्छा जी, अगर हमें बताया जाए कि हमारी आउटपुट्स में जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं उनमें कोई एक या दो बाय प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं, तो फिर हम बाय प्रोडक्ट्स को कैसे ट्रीट करेंगे? बाय प्रोडक्ट्स की ट्रीटमेंट के लिए भी हमारे पास 3 पॉलिसी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और लेकिन यहां पे एग्जामिनर में और मे नॉट टेल अस कि कौन सी कंपनी कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रही है। उसकी वजह यह है कि यहां पे एक रिकमेंडेड पॉलिसी है। जो पॉलिसी नंबर 3 है ना, वो रिकमेंडेड पॉलिसी है। तो इसका मतलब अगर एग्जामिनर कोई पॉलिसी बता दे तो उसको फॉलो कर लेना, नहीं बताएगा तो 3 नंबर को फॉलो करना। जॉइंट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होगा, कोई रिकमेंडेड पॉलिसी नहीं है। 1 2 3 में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं, एग्जामिनर मस्ट टेल अस। लेकिन बाय प्रोडक्ट में पॉलिसी हो सकता है एग्जामिनर बताए, हो सकता है ना बताए, बिकॉज हियर इज अ रिकमेंडेड पॉलिसी। एक रिकमेंडेड पॉलिसी है, तो एग्जामिनर बता दे तो उसको फॉलो कर लेना, नहीं बताएगा तो रिकमेंडेड पॉलिसी को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉलिसीज क्या हैं?
मैं एक स्केच बना लेता हूं यहीं पे ही अकाउंट का, बल्कि मैं इसी स्केच को यूज करता हूं कि मुझे यहां पे बताया गया क्योंकि इधर भी 3 पॉलिसीज हैं तो मैं इधर भी 3 ही कॉलम बनाता हूं जिस तरह हमने पहले बनाए थे, उसी अंदाज में आपको मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन में मुझे बताया गया कि भाई हम इनपुट डालेंगे 1000 यूनिट्स की और 1 लाख रुपया इनपुट कॉस्ट होगी। इसके नतीजे में हमें एक प्रोडक्ट ए जो कि हमारी मेन प्रोडक्ट है और एक प्रोडक्ट मिलेगी हमें बी जो कि हमारी बाय प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट की जनरली क्वांटिटी भी ज्यादा होती है, मे बी ये 900 यूनिट्स हैं। बाय प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी कम होती है, मे बी ये 100 यूनिट्स हैं। ये भी एक पहचान याद रखना। जैसे मैं चावलों की बात कर रहा था कि राइस इंडस्ट्री में चावल के साथ हस्क और ब्रान, तो एक 100 केजी चावल के पीछे आपकी मे बी 5 या 7 किलो हस्क निकलती है और 3 या 4 किलो ब्रान निकलता है। एक 100 केजी आपने चावल जो इनपुट फीड की उसमें से ब्रान और हस्क नेग्लिजिबल होता है। सेम गोज फॉर द ऑयल रिफाइनरी, वहां पे भी लगभग ऐसे ही प्रोपोर्शन होगा कि आप 100 लीटर क्रूड ऑयल डालोगे तो उसमें से टार और पैराफिन जो बाय प्रोडक्ट हैं वो 5, 7, 8 लीटर ही निकलेंगे, बाकी 90-95 लीटर मेन प्रोडक्ट्स निकलती हैं। तो बाय प्रोडक्ट्स की एक पहचान ये भी होती है कि वो ना सिर्फ वैल्यू में कम होती हैं, उनकी क्वांटिटी भी काफी रिड्यूस्ड होती है। तो जैसे मैंने यहां पे आई ट्राइड कि मैं कुछ फर्क डाल दूं कि भाई ये मेन प्रोडक्ट, ये बाय प्रोडक्ट। अच्छा जी, अब बाय प्रोडक्ट के साथ हमारे पास चैलेंजेस अब हम यहां डिस्कस करना चाह रहे हैं। व्हाट आर द 3 डिफरेंट पॉलिसीज। पॉलिसी नंबर 1, Policy number 1, sale of byproduct is treated as revenue. Sale of byproduct is treated as revenue. मतलब रेवेन्यू की एंट्री क्या होती है? रेवेन्यू की एंट्री होती है डेबिट कैश या रिसीवेबल्स, क्रेडिट सेल्स। ऑप्शन नंबर 1, लेट्स अज्यूम आपके ये प्रोडक्ट्स हम अज्यूम कर लेते हैं इनकी प्राइस है 50 रुपए पर यूनिट, 20 रुपए पर यूनिट। लेट्स अज्यूम 20 रुपए पर यूनिट है, तो हम कहते हैं ये 100 यूनिट्स इंटू 20 रुपए कितनी बनी? 2000। तो 2000 कैश, 2000 रेवेन्यू। सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट ट्रीटेड एज रेवेन्यू। बाय प्रोडक्ट बने, बेच दिए, इस केस में प्रोसेस अकाउंट में यहां पे वैल्यू आती है 0, क्योंकि इन यूनिट्स को बेच के जो पैसे आए वो कहां डाल दिया आपने? सेल अकाउंट को। इन यूनिट्स को बेच के जो पैसे आए वो आपने सेल अकाउंट को डाल दिए, तो प्रोसेस अकाउंट में इनके अगेंस्ट कोई वैल्यू नहीं आती। पॉलिसी नंबर 2, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट इज ट्रीटेड एज अदर इनकम। रेवेन्यू में ना डालो, अदर इनकम में डाल दो। तो डेबिट कैश या रिसीवेबल, क्रेडिट अदर इनकम। तो वही 2000 रुपया रेवेन्यू में ना डालो, अदर इनकम में डाल दो, ये भी एक ऑप्शन है। तो केस नंबर 2 में भी, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 1 में भी 0, केस नंबर 2 में भी 0। क्योंकि आपने इन यूनिट्स के बेच के जो पैसे आए वो अदर इनकम में डाल दिए। अदर इनकम में डाल दिए तो प्रोसेस अकाउंट में कुछ नहीं आता। केस नंबर 3, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट का रेवेन्यू इज ट्रीटेड एज डिडक्शन फ्रॉम प्रोसेस कॉस्ट, जस्ट लाइक सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। जैसे सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस हम प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं ना, और कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन में वो हमारी
प्रोसेस कॉस्ट में से डिडक्शन ट्रीट होती है। ऑप्शन नंबर 3 बाय प्रोडक्ट में भी यही है कि आप बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू को भी वैसे ट्रीट करो। मतलब आप ऑप्शन नंबर 3 डेबिट कैश या रिसीवेबल इन क्रेडिट प्रोसेस अकाउंट 2000, तो इस केस में देखिए यहां पे 2000 आ जाएगा। तो टोटल तो भाई तीनों केसेस में 1 लाख पे ही प्रोसेस अकाउंट ने टैली होना है ना, लेकिन अब इससे फर्क क्या पड़ा, यहां पे 1 लाख का 1 लाख फिनिश गुड्स पे चार्ज बना, यहां पे 1 लाख का 1 लाख फिनिश गुड्स पे चार्ज गया, लेकिन यहां पे फिनिश गुड्स की कॉस्ट 98,000 आ जाती है। ये 3 पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं बाय प्रोडक्ट्स की प्रोसेस अकाउंट में, एंड थर्ड इज रिकमेंडेड ट्रीटमेंट। क्वेश्चन साइलेंट हो, हम इसको फॉलो करेंगे। और यहां पे एक बात और याद रख लो, जब आपके पास बाय प्रोडक्ट्स आ जाएं तो एक्सपेक्टेड आउटपुट का फॉर्मूला भी बदल जाएगा। हमने एक्सपेक्टेड आउटपुट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, लेकिन विद बाय प्रोडक्ट्स माइनस बाय प्रोडक्ट्स। इसी तरह कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला भी बदलेगा, और चूंकि सिनेरियो 1 2 की ट्रीटमेंट और है, 3 की ट्रीटमेंट कुछ और है, तो इनमें फार्मूला कैसे मेंड होगा। सिनेरियो 1 2 में इनपुट प्रोसेस कॉस्ट माइनस सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट्स ओवर एक्सपेक्टेड आउटपुट। लेकिन अगर आप मेथड 3 पे जा रहे हो जिसमें आपने सेल वैल्यू को क्रेडिट करना है प्रोसेस अकाउंट में, तो आपका फार्मूला कॉस्ट पर यूनिट का बदलेगा, इनपुट प्रोसेस कॉस्ट माइनस सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, क्योंकि आपने बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू भी तो प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट कर दी ना। तो हमारी बाय प्रोडक्ट के आने से ये तो हर सूरत बदल गया, एक्सपेक्टेड आउटपुट की तो डेफिनेशन ही बदल गई, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट सिनेरियो 1 2 में ऐसे, और कॉस्ट पर यूनिट सिनेरियो 3 में ऐसे। ये सिनेरियो 1 है, 2 है, 3 है, एक्सपेक्टेड आउटपुट हर सिनेरियो में ऐसे, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट सिनेरियो 1 2 की, कॉस्ट पर यूनिट सिनेरियो 3 की, मतलब अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी कंपनी जो फॉलो करेगी उसके मुताबिक कॉस्ट पर यूनिट ऐसे कैलकुलेट होगी या ऐसे कैलकुलेट होगी। अच्छा, हमने बेसिक असूल डिस्कस किए हैं, एक सिंपल एक्टिविटी से मैंने आपको थोड़ा एलैबोरेट भी कर दिया, लेकिन इस पर मजीद एक्टिविटीज हमें एग्जाम्पल्स अभी करनी है। हमारा नॉलेज पार्ट डिस्कशन हो चुका है, अब हम कुछ बाय प्रोडक्ट की एक एक्टिविटी करेंगे कल, फिर जॉइंट बाय प्रोडक्ट की कंप्रीहेंसिव एक्टिविटीज हैं जो कि तकरीबन आप कह सकते हैं रीजनेबली एग्जाम लेवल नॉलेज यहां पे टेस्ट हो जाएगा इलस्ट्रेशन में। जॉइंट प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट एंड लॉसेस मिला के यहां पे हमें एक्टिविटीज करनी है, और फिर हम एग्जाम लेवल क्वेश्चंस पे इंशाअल्लाह आ जाएंगे। बेटा मैंने आपको बताया ना, सिनेरियो 1 2 से मुराद पॉलिसीज हैं। आपको क्या बताया कि एग्जामिनर आपको बताएगा या नहीं बताएगा। बताया तो जो बताया, नहीं बताया तो 3। ओके जी, आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे, आगे लेके चलेंगे डिस्कशन को। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।